नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी में राष्ट्रपति हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। राष्ट्रपति पर हमने 6 लेक्चर लिए हैं, यानी 6 घंटे हमने राष्ट्रपति पढ़ाया है और बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। जिसने नहीं अगर देखा है तो वो चैनल पर जाकर या हमारे एप्लीकेशन पर जाकर उसे देख सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो आप देख रहे होंगे, बोर्ड पर लिखा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बड़ा मज़ा आएगा इसको समझने में। अगर आपने राष्ट्रपति सही से समझ लिया है तो उपराष्ट्रपति बहुत आसानी से आप इसे समझ पाओगे। ठीक है, बहुत इजी वे में आप इसे समझ लोगे। तो एक मिनट, मैं थोड़ा सा इंक रिफिल कर लूँ। आज मैंने 1 मिनट। ओके, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट है तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बस थोड़ी से कुछ चीज़ें हैं जो समझनी है। तो उपराष्ट्रपति बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि उपराष्ट्रपति का पद हम लोग कहाँ से प्रेरणा लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रखते हैं, तो उपराष्ट्रपति का जो मॉडल है वो सैद्धांतिक रूप से अमेरिकन मॉडल पर होता है। ठीक है, और लेकिन हमने बिल्कुल चीज़ों को एकदम नकल नहीं किया है। अभी हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में क्या अंतर है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो बेसिकली भारत में जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं इनका कोई विशेष काम नहीं होता है। ठीक है, बस राजनीतिक जो मतलब कॉन्टिन्यूटी है, पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखने के लिए इस पद का प्रावधान किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63, इसमें प्रोविजन किया गया है उपराष्ट्रपति के पद का। तो आर्टिकल 63 को अगर आप लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या लिखा होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 63 में इस पद का प्रावधान किया गया है। अब इस पद की क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो क्वालिफिकेशन आर्टिकल 63 में 66 में है। ये 3, इसको 3 से डबल कर दीजिएगा, 3 से 6 यानी 66। तो आर्टिकल 66, वैसे आर्टिकल ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। हाँ, पीसीएस में कभी कभी आर्टिकल पूछ लेता है, लेकिन हमारा जो यूपीएससी है वो आर्टिकल नहीं पूछता है, वो पूछता है कॉन्सेप्ट। ठीक, तो लेकिन हमें दोनों चीज़ें पढ़नी होगी, क्योंकि मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो आर्टिकल का रेफरेंस देना पड़ता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमें ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 66 में क्वालिफिकेशन, तो 63 में भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद का प्रोविजन है, और 66 में मतलब 3 का डबल कर दो, 6 ऐसे ही लिखा रहने दो तो 66 हो जाएगा। इसमें इनकी क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, अर्हताएँ जिसको कहते हैं, योग्यताएं, अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस। अब अर्हताएं क्या हैं? तो बड़ी कॉमन सी अर्हताएं आपको मिलेंगी इंडियन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में। बस एक क्वालिफिकेशन अलग हो जाएगी। जो अलग हो जाएगी वो कौन है उसको हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, लेकिन एक बार हम सभी देख लेते हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, है ना। भारत का नागरिक, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, नागरिक होना चाहिए, नागरिक हो। लेकिन बाई बर्थ हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाई बर्थ हो ये ज़रूरी नहीं है, और बाद में वो मतलब जन्म कहीं भी हुआ हो बट भारत का नागरिकता वो ले ले तो फिर वो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लेगा। ओके, सेकेंड, जो इसकी उम्र मिनिमम होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, ठीक है, ये आप ध्यान रखें, 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा, जैसे कोई लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, तो प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर ना हो,
लाभ के पद पर ना हो। ये क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर हमने लिखी है ये सेम एज प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट के पास होती है वैसे यहाँ पर भी होती है, ये सेम होती है। ओके, लेकिन जो चौथी यहाँ पर क्वालिफिकेशन होगी वो प्रेसिडेंट से थोड़ी सी डिफर हो जाएगी। तो अगर हम याद दिलाएं आपको, प्रेसिडेंट में हमने क्या देखा था, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ओके, होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, बाकी ये तो कॉमन है। ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्वालिफिकेशन भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, और उम्र 35 की जगह पर 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी यहाँ पर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उपराष्ट्रपति में होनी चाहिए, लेकिन उम्र वाली योग्यता यहाँ पर कॉमन नहीं होगी। राज्यसभा में 30 वर्ष, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए स्पेशली अलग से लिखी गई है 35। ठीक है, तो आप कहीं ये कन्फ्यूज ना हो जाएं, या कन्फ्यूजन होता भी है ज़्यादातर बच्चों में। एग्जामिनेशन हॉल में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो हम ऐसे याद किया कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य के लिए मिनिमम 30 वर्ष होनी चाहिए, इसलिए उपराष्ट्रपति के लिए भी 30 वर्ष होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो उम्र वाली योग्यता है वो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कॉमन नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये स्पेशली अलग से लिखा गया 35 वर्ष। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब हमने आपको बताया था कि लाभ के पद पर ना हो, अब ये लाभ का पद आपको हमने डिटेल में बताया था जब राष्ट्रपति पढ़ाया था। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कौन कौन से पद होते हैं जो लाभ के पद में नहीं माने जाते। तो देखिएगा, राष्ट्रपति के जो का पद होता है ना, उपराष्ट्रपति का पद होता है, जिन बच्चों को नहीं पता फिर से समझ लें, है ना, राज्यों के राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ स्टेट्स, राज्यपाल। ठीक है, और कोई भी मंत्री हो, मिनिस्टर, ये 4 ऐसे पद हैं जिन्हें लाभ का पद नहीं माना जाता। लाभ का पद नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। ठीक है, संसद ने इसको डिसाइड कर दिया, नहीं माना जाता। तो इसका मतलब है कि अगर कोई राष्ट्रपति महोदय हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति हैं और अगले राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद तो लाभ का पद होता ही नहीं। उपराष्ट्रपति के पद पर है तो उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए अगला चुनाव लड़ सकते हैं, त्यागपत्र रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, वेरी गुड। चल, इसको मैं रब कर देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, धैर्य के साथ देखिएगा। यूपीएससी के जो लेक्चर होते हैं वो लंबे ही होते हैं। देखिए, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, पढ़ना आपको अच्छे से पड़ेगा ही पड़ेगा। वक्त एक बार आपको देना पड़ेगा। जब आप एक बार वक्त दे देंगे तो वक्त आपका हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। चीज़ों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, मतलब इस तरीके से पढ़िएगा कि मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि कोई कॉन्सेप्ट आपके मिस ना हो जाए, कोई कच्चा कॉन्सेप्ट ना हो हमारा लेक्चर देखने के बाद। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। ठीक है, चलिए अब बात आती है इनका चुनाव करेगा कौन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति हो या राष्ट्रपति हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनके चुनाव का संचालन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है। ठीक है, अब आप देखिएगा कि उपराष्ट्रपति को चुनेगा कौन।
तो निर्वाचक मंडल कौन होते हैं? तो इसमें इलेक्टोरल कॉलेज कौन होता है? निर्वाचक मंडल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक बार हम लोग कंपेयर करते हैं राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति महोदय का जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ओके। दूसरा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एंड यूनियन टेरिटरी के जो विधानसभा होते हैं उनके भी इलेक्टेड मेंबर। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑल्सो। ओके। अब आप देखिएगा उपराष्ट्रपति में कौन होगा। तो उपराष्ट्रपति में ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। सभी का मतलब यहां पर हो गया इलेक्टेड और नॉमिनेटेड बोथ, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति महोदय उन्हें नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, लेकिन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट करने का प्रावधान था जो अब खत्म कर दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, मैं बता चुका हूँ जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य आते हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के केवल इलेक्टेड मेंबर आते हैं। फिर राष्ट्रपति में राज्यों की और यूनियन टेरिटरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके भी इलेक्टेड मेंबर आते हैं। बट उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों का कोई रोल नहीं है, तो इनका इलेक्टोरल कॉलेज सिर्फ और सिर्फ इतना ही। क्लियर? वेरी गुड। अब इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये अंतर है भाई। ठीक, अब देखो आगे बढ़ते हैं कि इनका चुनाव होता कैसे है उपराष्ट्रपति महोदय का। तो चुनाव की विधि, मेथड ऑफ इलेक्शन, चुनाव की विधि तो कैसे होता है? तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे उपराष्ट्रपति का होता था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और STVS बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये जो विधि है ये बेसिकली इनडायरेक्ट है। कैसी है अभी? इनडायरेक्ट मेथड है। ओके, अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट मेथड होता है ये, अप्रत्यक्ष विधि इसको हम लोग बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि प्रेफरेंस वोटिंग। ठीक है, सभी को वोट दिया जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आप समझ चुके। जिसने वो लेक्चर ना देखा हो, राष्ट्रपति का जो इलेक्शन मेथड है वो हमने डिटेल में समझाया है, पूरे 1 आवर का लेक्चर है, आप उसे देख लीजिए। जीवन में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में और ना ही STVS में। ठीक है, फिर एक बात इसमें ये हो गई, एक बात ये होगी सीक्रेट बैलेट, सीक्रेट गुप्त मतदान। ऐसा नहीं कि मतदान दिखा के किया जाएगा, गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट बैलेट होता है। फिर एक चीज़ यहाँ पर प्रेसिडेंट से अलग है, यहाँ पर अच्छा जो अलग है वो तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और STVS यानी इनडायरेक्ट मेथड, इसमें क्या होता है, इसमें एक कोटा निर्धारित होता है। तो इसमें जो जीतने वाला व्यक्ति होगा उसको एक कोटा हासिल करना पड़ेगा वोट्स का। कोटा क्या होता है वो भी हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं, आप देख लीजिएगा वो वाला लेक्चर। जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा, देखिए सारे लेक्चर देखो क्रम से और बार बार देखो, बस फिर कुछ नहीं करना है, कोई किताब नहीं पढ़नी, सारे कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पर एक जगह बता दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन बार बार उसको देखते रहिए
ठीक, क्या जाता है, देखो, लगाओ बढ़िया, ईयरफोन सुनो, टहलो, ठीक है, नोट्स बनाओ, ठीक है। चलो, तो इसमें तो अंतर क्या है? अंतर क्या है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में? बस अंतर यहाँ पर एक आपको दिखेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो लोग होते हैं उनका वोट वैल्यू निकाला जाता है, यहाँ पर वोट वैल्यू नहीं निकाली जाती है। ये यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं, यहाँ वोट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदाता होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उसकी वोट वैल्यू निकाली जाती है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, मत मूल्य नहीं निकाला जाता, ठीक है। जो निश्चित अनुपात में मत प्राप्त कर लेगा वो चुनाव जीत जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए इनका मेथड। तो चूंकि राष्ट्रपति में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर आसानी हो जाती होगी। एक चीज़ याद रखिएगा, हमारा जो मिशन आईएएस चल रहा है, रविन एकेडमी यूपीएससी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके बैनर तले हमने शुरू किया है मिशन आईएएस। और मिशन आईएएस में हम यहाँ पर वर्क कराते हैं। तो जो लोग हमारे मिशन आईएएस के ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो अपने घर बैठे तैयारी करना चाह रहे हैं आईएएस की, क्वालिटी एजुकेशन, ऐसा नहीं मतलब कि ऊपर ऊपर चीज़ें, क्वालिटी एजुकेशन और कंप्लीट एजुकेशन अगर आप लेना चाह रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़िए। और ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 8318572695 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और मिशन आईएएस लिखकर भेज दीजिए। हमारी टीम आपको इस ग्रुप में शामिल कर लेगी, ठीक है। तो आप लोग इस मैसेज को फैला दीजिए। जो रिमोट एरिया में बैठे हुए, दूर दराज बैठे हुए हैं, जिनको गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो आज हमारे इस मिशन आईएएस से जुड़कर आप दूर दराज के गांवों में बैठकर आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्लास में लौटते हैं वापस। अब जब राष्ट्रपति का कोई चुनाव लड़ता था, तो उसमें मैंने आपको बताया था 50 और 50, यानी 50 उनके क्या होने चाहिए, जो उनके नाम का प्रपोजल लाए, और बाद में 50 कौन होने चाहिए, जो उनके नाम से सहमति दिखा दें। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति में 2020 का मामला है, 2020 मैच होता है ना, तो उपराष्ट्रपति में क्या होना चाहिए, 20 और 20। मतलब ये जो 20 होंगे, ये होंगे इनके प्रस्तावक। क्या होंगे, प्रस्तावक, ये जो प्रपोजल लेकर आते हैं। और ये 20 कौन होंगे, अनुमोदक, सेकेंडर्स कहते हैं इनको, ठीक है। और फिर आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे अगर हम कोई पंचायत चुनाव की बात करें, जैसे गांव में जो लोग ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, तो उसमें गांव के लोग कुछ कहते हैं, अरे तुम खड़े हो, तुम खड़े हो, उनके नाम का प्रस्ताव, ये हो गया प्रस्तावक। और पीछे से और लोग बोले कि हाँ हाँ ठीक है, तुम ही लड़ो, तो वो क्या हो गए, अनुमोदक, यानी वो सहमति दिखा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत बार यही लोग वोट दें भी ना, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक की जरूरत होती है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 और 50 की जरूरत होती है। यानी ये जो 20 और 20 लोग हैं ना, प्रस्तावक और अनुमोदक, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के ही मेंबर होने चाहिए। और जो प्रस्तावक हों वही अनुमोदक नहीं होंगे, प्रस्तावक 20 अलग होंगे और अनुमोदक 20 अलग होंगे। यानी 40 लोग अगर उसके फेवर में हैं तो वो चुनाव लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया प्रस्तावक, अनुमोदक। और यहाँ पर बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि रखनी पड़ती है। कितनी रखनी पड़ती है? यहाँ भी 15,000। और राष्ट्रपति का जब चुनाव लड़ना होता है तो वहाँ भी जमानत राशि रखनी पड़ती है 15,000। ठीक है, ये कहाँ रखनी पड़ती है? आरबीआई में। कहाँ रखनी पड़ती है भैया? आरबीआई में। अगर वैध मतों का 1/6 इसे नहीं मिलते तो ये 15,000 गए पानी में। मतलब
आरबीआई में ये चले जाएंगे, वापस नहीं मिलेंगे। इसको कहते हैं जमानत जब्त होना। ये बदनामी वाली बात होती है। काहे चुनाव लड़े ही थे जो जमानत जब्त हो गई, क्यों भाई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गई? चलो अब थोड़ा सा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को कंपेरिजन करते हुए देख रहे हैं, तो वो उधर रिवाइज हो जाएगा और ये चीज़ें जो अलग हैं वो आपको पता चल जाएंगी। अब मान लीजिए कोई विवाद होता है इनके चुनाव से संबंधित, तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे, है ना, माननीय सुप्रीम कोर्ट, और कोई नहीं देखेगा, हाई कोर्ट नहीं देखेगा। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उसे कौन देखेंगे भाई? माननीय सुप्रीम कोर्ट, और उन्हीं का निर्णय माना जाएगा। एक चीज़ और, जैसे हमने देखा था राष्ट्रपति का जो चुनाव था, अगर उसमें कोई निर्वाचक मंडल वगैरह अधूरा रह जाता है तो उस चुनाव को रोका नहीं जाएगा ना, इस आधार पर उसे रद्द किया जाएगा। निर्वाचक मंडल भले ही अधूरा हो, चुनाव नहीं टलेगा। आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, ज्वालामुखी फट जाए, चुनाव नहीं टलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात। यहाँ भी वही है। ठीक है, तो आर्टिकल 71 में लिखा है कि यदि निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज यदि इनकम्प्लीट है तो भी चुनाव होगा, कोई नहीं टालेगा। आर्टिकल 71 में ऐसा लिखा गया है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई इनको शपथ कौन दिलाएगा, है ना। शपथ का मामला क्या, ओथ। तो उपराष्ट्रपति बन तो गए, शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति महोदय। अब ध्यान से समझना भी, तो ओथ। और जब हमने राष्ट्रपति पढ़ाया था तो आपको बताया था कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राज्यों के गवर्नर, ये 3 ऐसे पद होते हैं जिनकी ओथ का फॉर्मेट अनुसूची नंबर 3 में नहीं है, शेड्यूल नंबर 3 में नहीं है। तो इनकी ओथ का जो फॉर्मेट है वो उनसे जो रेलेवेंट आर्टिकल्स होते हैं उनमें है। तो राष्ट्रपति के ओथ का फॉर्मेट यानी शपथ का फॉर्मेट आर्टिकल नंबर 60 में है, और इनकी शपथ का फॉर्मेट यानी उपराष्ट्रपति की शपथ का फॉर्मेट आर्टिकल 69 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इनको शपथ दिलाता कौन है? तो इन्हें शपथ दिलाएंगे राष्ट्रपति महोदय। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाय द प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। मतलब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए कौन आएगा? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, या राष्ट्रपति द्वारा किसी को अथॉरिटी दे दी जाए इस काम के लिए कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमने किसी को अथॉरिटी दे दी, वो शपथ दिलवा देगा। यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा, तो ये शपथ का प्रावधान है। अब एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है, आप उसे नोट में लिख सकते हैं। आप ये दिमाग में कॉन्सेप्ट कभी मत बिठाना कि राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति दिलाएंगे, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति को। तो ये तो हो गया शपथ का मामला। अब आपके दिमाग में आ रहा शपथ में क्या क्या मतलब, कैसे शपथ लेते होंगे? जैसे हम लोग नहीं कहते भगवान कसम, है ना, बाई गॉड, ठीक है, तो ऐसी शपथ ये नहीं लेंगे। हम लोग तो रोज ही शपथ लेते रहते हैं, ठीक है। तो शपथ किसके नाम की लेते हैं? तो आर्टिकल 69 यदि आप बेयर एक्ट में पढ़ें, बेयर एक्ट एक बुक आती है, इसमें संविधान के आर्टिकल्स को हूबहू उतार दिया गया है जैसा हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। तो बेयर एक्ट का अगर रेफरेंस आप देखते हैं तो उसमें लिखा रहेगा संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, संविधान के प्रति
निष्ठा की शपथ, तो ये संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। टू द फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू द फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति निष्ठा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, इसकी शपथ ये लेते हैं। ये अपनी शपथ में एक बात और, एक कसम और खाते हैं। वो कसम क्या है? मैं अपने पद और कर्तव्यों का, ध्यान से सुना, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्वक करूँगा। मैं अपने पद और जो भी ड्यूटी हैं उनका बहुत ही श्रद्धा के साथ अनुसरण करूँगा, पालन करूँगा। ठीक है, तो एक कसम और खा लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो जैसे आप बुक पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा शपथ या प्रतिज्ञान, ऐसे को लिखा रहता है। तो वो एक ही चीज़ है एक्चुअल में। जो हिंदू धर्म में विश्वास कर रहा है शपथ लेता है, और बाकी जो अदर धर्मों में विश्वास कर रहा है वो प्रतिज्ञान लेता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, कभी हमें परेशान कर देते हैं। अब सब कुछ हो गया, चुनाव हो गया, शपथ ले ली। अब मुद्दा ये आता है कि कितने दिन तक ये काम करेंगे। ठीक है, कितने दिन तक ये काम करें, यानी इनके टेन्योर की बात मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल कितने दिनों का है? कार्यकाल हम आपको बताएंगे, उसके पहले आपको एक सूचना। अगर आप आज के इस क्लास की पीडीएफ लेना है तो आपको प्ले स्टोर से राविन एकेडमी का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करना है। ठीक है, और राविन एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, अपने फ़ोन नंबर से इसको लॉगिन कर लीजिए, और जब इस एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो आपको मोबाइल में अपर लेफ्ट कॉर्नर पर 3 पैरेलल लाइन दिखेंगी। इन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही एक टैब खुलेगा जहाँ लिखा होगा स्टडी मटेरियल। ठीक है, और स्टडी मटेरियल में आप जाओगे तो वहाँ लिखा होगा इंडियन पॉलिटी का एक फाइल खुलेगा। इसको क्लिक करोगे तो लेक्चर वाइज वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर, ये आज का क्लास जो है ये 52 क्लास है। ठीक है, लेकिन उपराष्ट्रपति पर पहला क्लास है, तो यहाँ से आप इसका स्टडी मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड कर लोगे। और चीज़ें यहाँ पर आपको केवल इसी का नहीं मिलेगा, हम जितने भी टेस्ट पेपर करवाते हैं उनका भी A4 सीट में आपको पीडीएफ मिलेगा, A4 सीट में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, वहाँ जाइए, इसको डाउनलोड करिए, सीधे प्रिंट आउट निकालिए, अपनी फाइल में लगा लीजिए। ठीक है, तो करंट अफेयर के पीडीएफ जो यहाँ पर हमने जैसे उपराष्ट्रपति पढ़ाया उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके पीडीएफ सब आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये काम आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं, और उपराष्ट्रपति कितने दिनों तक काम करेंगे तो इनके टेन्योर की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, यानी कार्यकाल। तो कितने दिनों तक ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो जिस दिन से इनका कार्य मतलब शुरू होता है, शपथ ले लेते हैं, पद ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, शपथ लिया, पद ग्रहण कर लिया, तो ये 5 वर्ष तक, कितने दिनों तक? 5 वर्ष तक, जैसे कि राष्ट्रपति महोदय करते थे। ठीक है, और ये भी लिखा रहता है, एक तो 5 वर्ष लिखा रहता है, और फिर लिखा रहता है जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता, जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं आ जाता। ठीक है, ये लिखा रहता है, मतलब जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है। तो 5 साल हो जाने के बाद भी अगर इनका उत्तराधिकारी नहीं आया तो ये उपराष्ट्रपति उसे कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन सामान्य तौर पर कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। तो ये टेन्योर पर 2 बातें आपको याद रखनी है। क्लियर?
चलो, अब जैसे मान लो कार्यकाल कि पहले भी ये तो हट सकते हैं, तो इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है, इसको हम समझने वाले हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इन्हें कैसे हटाया जाए, हटाने की जो परिस्थितियां हैं, या उपराष्ट्रपति अपने पद से कैसे हट सकते हैं, तो क्या लिखें हम यहाँ पर, मैं ये लिख देता हूँ कार्यकाल समाप्ति, नहीं कैसे पद रिक्त हो सकता है, कैसे पद रिक्त हो सकता है, किसका, उपराष्ट्रपति का रिक्त हो सकता है, कैसे इनका जो पद है वो वैकेंट होगा। तो पहली बात है कि कार्यकाल पूरा हो जाए, है ना, इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाए, कार्यकाल होगा, है ना, कार्यकाल पूरा हो जाए। थोड़ा धैर्य रखिएगा, एक ही क्लास में आज हम इसे फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, मतलब, है ना, ठीक है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, तो होता ही है, ठीक है। दूसरा, कार्यकाल पूरा ना हो उसके पहले भी ये हट सकते हैं। कैसे, कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हट सकते हैं। कैसे, इस्तीफा देकर, इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे दे, इस्तीफा देकर, इस्तीफा देकर, किसको किसको देंगे, राष्ट्रपति को, किसको, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया और ये हट जाएंगे। तो हमने आपको पढ़ाया था कि राष्ट्रपति भी इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति को, और ये हट जाते हैं। तो ये दोनों पद ऐसे हैं जो एक दूसरे को रिजाइन दे सकते हैं, ठीक है, और ये अपने पद से हट सकते हैं। तो एक तरीका ये हो गया। अब इन्हें हटाया भी जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब हम राष्ट्रपति को हटाते हैं तो उसमें इम्पीचमेंट लाते हैं, महाभियोग आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है, याद करिएगा, ठीक है। इम्पीचमेंट क्या होता है पूरा डिटेल में हमने जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था तो वहाँ पढ़ा दिया है। जिस बच्चे ने वो लेक्चर ना देखा हो जाइए उसे देखिए और ज़रूर देखिए, ठीक है। चलो, तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी इम्पीचमेंट प्रोसेस का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। गुड ना, कितनी अच्छी बात है। इसके इस पद के हटाने के लिए नो इम्पीचमेंट, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी महाभियोग नहीं चलेगा। पहली बात, महाभियोग नहीं, क्रॉस लगा दिया, ठीक है। तो फिर कैसे हटेंगे, हटेंगे वो तो बात की बात है। पहले तो हम ये समझें कि हटाने का आधार क्या है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या था, अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा, इम्पीचमेंट लाया जाएगा और तब हटाया जाएगा। मजे की बात यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड नहीं दिया गया, ठीक है। तो देयर इज नो प्रोविजन ऑफ फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ओके। तो मतलब ऐसा कोई आधार नहीं है, ग्राउंड नहीं है, मतलब ग्राउंड नहीं है ना। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई आधार संविधान में नहीं दिया गया, ये बात ध्यान रखिएगा, संविधान में नहीं दिया गया। अब आपको यूपीएससी यहीं पर फंसाएगा, इसको बॉक्स में डाल दीजिए, इसको कहीं पर आप अपने नोट्स में इसको बॉक्स में डाल दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए स्टार, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, यहाँ से कहेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देगा उपराष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। गलत, कोई आधार नहीं, कोई आधार नहीं, किसी आधार का वर्णन नहीं, ठीक है।
आपको लगेगा यार इतना बड़ा पद है, आधार तो होगा ही होगा। नहीं, यूपीएससी कहता है अच्छा नहीं, तो ध्यान रखिएगा कोई आधार नहीं है, पहली बात। लेकिन ऐसे ही मौज मौज में क्यों है, तो फिर क्या मौज मौज में हटा देंगे? तो हटाने के लिए जानते हो क्या होता है, राज्यसभा में हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, हेलो ध्यान से सुनो सभी लोग, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? राज्यसभा से। और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? कहीं से भी, राज्यसभा लोकसभा, वहाँ कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यहाँ है, क्यों है ये बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो ध्यान से समझो, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति पहले समझो, उपराष्ट्रपति ये पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के, पदेन सभापति किसके? राज्यसभा के। इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन? उपराष्ट्रपति। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब ये होता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति भी होगा। इसका मतलब तो ये होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो पहले उपराष्ट्रपति हैं और बाद में वो राज्यसभा के सभापति हैं। अगर वो उपराष्ट्रपति के पद से हट जाएंगे तो सभापति के पद से स्वतः ही हट जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको नोट करके रखनी है। तो जब ये राज्यसभा के हेड होते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, तो इनके हटाए जाने की प्रक्रिया भी राज्यसभा से ही शुरू होती है। ये बात आप दिमाग में फीड करें, ओके। चल, तो इनके हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा से ही शुरू होगी। तो कैसे, क्या है प्रोसेस, इस बात पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलो आइए चर्चा करते हैं। देखो, क्या लोकसभा का कोई रोल नहीं है? थोड़ा है। क्या है अभी देखते हैं। जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों का बराबर रोल था, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं राज्यसभा और यहाँ लिखते हैं लोकसभा। तो इनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से शुरू होगी। तो इनके हटाए जाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? हटाए जाने का प्रस्ताव, हटाए जाने का प्रस्ताव, इनका जो रिमूवल मोशन होता है ना, प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में। क्लियर? यहाँ आएगा। अब राज्यसभा में इनके हटाए जाने का प्रस्ताव तो आएगा, ठीक है। अब राज्यसभा में ये कैसे पारित होगा? तो यहाँ से पारित होगा प्रभावी बहुमत के द्वारा, प्रभावी बहुमत द्वारा पास हुआ। तब ये कहाँ जाएगा? तब जाएगा ये लोकसभा के पास, ठीक है। यानी बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी से ये पास होना चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर आप कुछ इसी तरीके का बनाओगे जैसे हम बना रहे हैं, बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब आपके दिमाग पे आ रहा होगा सर ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है? इसको वास्तविक बहुमत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेजॉरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है। कहीं आप देखेंगे सिंपल मेजॉरिटी, कहीं देखेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी, कहीं देखेंगे आप लोग एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, कहीं देखेंगे स्पेसिफिक मेजॉरिटी। स्पेसिफिक मेजॉरिटी भी अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग प्रावधान है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है।
इस पर भी मैं एक लेक्चर लूँगा, तो मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है ये तो मुझे आज बताना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सोचेंगे सर ये क्या है। ठीक है, तो पहले फिलहाल हम ये प्रक्रिया समझे, फिर इफेक्टिव मेजॉरिटी में चर्चा करते हैं। अब जब जाएगा लोकसभा के पास, तो लोकसभा भी इससे सहमत होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा भी सहमत होना चाहिए, तो लोकसभा की सहमति जरूरी है। तो यहां से क्या मिलनी चाहिए, लोकसभा की सहमति। अब ये सहमति कैसे सहमति मिलेगी, तो बाई सिंपल मेजॉरिटी। किसके द्वारा सहमति मिलेगी, बाई सिंपल मेजॉरिटी। मैं बार बार कह रहा हूं, धैर्य रखना पड़ेगा, लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, सीखिए। ठीक है, अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है। जब यहाँ से सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, उपराष्ट्रपति हट जाएंगे, तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ठीक है, इसको आप बना लीजिए, फटाफट बनाइए। ओके, फटाफट बना लीजिए। और अब हम लोग समझते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ओके, चलो भाई समझ लेते हैं भाई जल्दी से, सिंपल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या है, चलो इसको समझते हैं पहले। जो सदन होता है ना, सदन जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी में मतलब जितने वहाँ टोटल सदस्य होते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में 245 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी इज इक्वल टू ये होगा टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज जो भी यहाँ पर रिक्तियाँ हैं। जैसे मान लो टोटल राज्यसभा में 245 हैं, इसमें वैकेंसी में 10 की डेथ हो गई, 5 एब्सेंट हैं, तो मान लो 10 की डेथ सदस्यों में। ऐसा भगवान न करे कि हो, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। और 5 ने दे दिया इस्तीफा, तो टोटल रिक्तियाँ कितनी होगी, 15। ठीक है, तो 245 में आप 15 घटा दो तो बच गए ये 230। लेकिन इस फार्मूले में हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, और +1 करना पड़ेगा, तब ये बनेगी इफेक्टिव मेजॉरिटी। मतलब क्या हुआ, जो है उसका आधा और +1, आधे से अधिक। ठीक है, आधे से अधिक, इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसी को कहते हैं वास्तविक बहुमत। तो समझ में आ गया। तो राज्यसभा से प्रभावी बहुमत से उपराष्ट्रपति के हटाए जाने का प्रस्ताव पास होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं सिंपल मेजॉरिटी की। तो लोकसभा की अनुमति चाहिए, इसके बाद वो भी सिंपल मेजॉरिटी से। इसका मतलब है उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के लिए लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है, अकेले राज्यसभा नहीं हटाएगी, लोकसभा की भी सहमति है। क्यों? क्योंकि चुनाव में दोनों सदनों की जरूरत होती है ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव में
वो दोनों सदन भाग लेते हैं ना, राज्यसभा लोकसभा के सभी सदस्य, याद आया आपको? ठीक, चलो अब देखो यहाँ जो सिंपल मेजॉरिटी है वो क्या है, सिंपल मेजॉरिटी, इसको भी आपको समझा देते हैं, दोबारा जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। इसका मतलब होता है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का आधे से अधिक बहुमत। ओके, देखो उपस्थित और मतदान करने वाले और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% प्लस 1, यही तो होता है आधे से अधिक, 50% प्लस 1, इसको कहते हैं। इसको इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग में हमें प्रेजेंट सदस्यों को देखना होता है, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये है, ठीक है। तो जितने उस समय वहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनका 50% 1 अगर हम निकाल लेंगे, उसी को कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात? चलो, तो ये तो मामला हो गया इनके हटाए जाने का। बहुत बार आप जब किताब पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा कि राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा के द्वारा सहमति से हटाया जाएगा। तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत, तो तत्कालीन का मतलब ही होता है कि उस समय कितने हैं, कुछ मर गए, कुछ इस्तीफा दे दिए, उनको हटा दो, तो तत्कालीन निकलेंगे ना, एट अ टाइम कितने, ठीक है, ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब भारतीय संविधान में एक मानवता भी है कि अगर किसी को हटाए जाने का प्रस्ताव लाना है तो 14 दिन पहले उसको सूचना दे दीजिए। तो उपराष्ट्रपति को हटाओ चाहे राष्ट्रपति को हटाओ, उनके हटाए जाने के प्रस्ताव की 14 दिन पूर्व सूचना, यानी प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज, ठीक है। तो बाई प्रायर नोटिस ऑफ 14 डेज, तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर ही उनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है। इसको मानवता, ह्यूमैनिटी के नाते ऐसा किया जाएगा। ओके, चलो, तो बहुत सारी बातें अभी तक हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है, अभी और भी सीखनी है, बने रहिए आप लोग क्लास में। जरा हालचाल ले लेते हैं आप लोगों के। गुड, चलो, अब हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सीख ली। अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनके क्या कार्य होते हैं, क्या इनकी पावर होती है, अब हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं थोड़ा विस्तार से। मतलब विस्तार थोड़ा थोड़ी नहीं होता है, विस्तार तो फिर विस्तार ही होता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सांत्वना देने के लिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा विस्तार है ना, विस्तार तो विस्तार है, ठीक। तो विस्तार से इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास बहुत पावर होती है, याद आया? जितनी भी संघ की एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं, ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, ठीक है, किस में होती हैं? प्रेसिडेंट के पास। लेकिन उपराष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं, कोई काम ही नहीं है इनका, ये मस्त है, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। अब कहेंगे सर ये कैसे है? अगर हम भूगोल से कनेक्ट कर दें तो उपराष्ट्रपति महोदय एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। कैसे? डॉर्मेंट, मतलब ये सोए रहते हैं, ऐसे निष्क्रिय, ऐसे पड़े रहते हैं, ठीक है। जैसे ही राष्ट्रपति कहीं जाते हैं तो ये एकदम एक्टिव हो जाते हैं और तुरंत राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। खैर,
तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति महोदय के पास क्या पावर है, तो कोई खास पावर है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई खास पावर इनके पास नहीं है। ये अपना रिजर्व में रहते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, चलो। तो आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 64 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ठीक है, जो कि अभी हम आपको समझा चुके हैं, लेकिन उसके लिए आर्टिकल क्या है, 64। अब ये बात आप समझ लो। तो अब हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं इनके वेतन। एक्चुअल में हम पढ़ने जा रहे हैं इनके कार्य क्या है, शक्तियाँ क्या है, लेकिन कनेक्ट करेंगे वेतन से भी। ठीक है, तो वेतन की अगर बात करें, अब हमें ये बताओ, क्या उपराष्ट्रपति को कोई वेतन मिलता है? वेतन तो मिलता है, उस व्यक्ति को वेतन तो मिलता है। क्या उपराष्ट्रपति के रूप में दिया जाता है? नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के तो कोई काम ही नहीं है ना। तो जब उपराष्ट्रपति के कोई काम ही नहीं है तो काहे का वेतन? दिमाग पे फीड करो कॉन्सेप्ट, बिना काम के वेतन नहीं मिलता। तो उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं है तो इन्हें वेतन भी उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलेगा, लेकिन इस व्यक्ति को वेतन तो मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 क्या कहता है, ये राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। तो अब सभापति होने के नाते ये बहुत काम करते हैं, वहाँ पर राज्यसभा में बहुत काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। तो फिर इनको वेतन उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नहीं मिलेगा, इनको वेतन मिलेगा राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो इन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। ओके, मिलता है। ठीक है, तो भाई ये सभापति है तो वेतन मिलेगा। कितना मिल जाता है ना, लोग पूछते हैं उपराष्ट्रपति बन तो जाए, पहले बताओ मिले कितना। ठीक है, हमारे यहाँ भारत में कहते हैं ये पद ले तो लेंगे, हम तैयारी आईएएस की करेंगे, लेकिन पहले बताओ मिले कितना। क्यों? तो उपराष्ट्रपति को 2018 से वेतन मिलेगा 4 लाख प्रति माह, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद के रूप में नहीं। और पेंशन मिलेगी जो इनको लास्ट महीने में सैलरी मिली थी रिटायरमेंट के टाइम पर, उतना ही उसका 50% मिलेगा इनको। ठीक है, और फिर किराए का मकान इन्हें नहीं मिलेगा, फ्री में मिलेगा। ठीक है, घूमने फिरने की सुविधा होगी, चिकित्सा सुविधा होगी, रिटायरमेंट के बाद भी टेलीफोन सर्विसेज सब मिलेंगी। ठीक है, चलो खैर, तो ये तो हो गई बातें इनके रिटायरमेंट के बाद, और पहले क्या सैलरी मिलेंगी, किस रूप में सैलरी मिलेगी, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब चूँकि ये सभापति हैं, ठीक है, किसके, राज्यसभा के, तो राज्यसभा के जो हेड हैं, तो हेड के जो काम होते हैं वो सारे करेंगे ये। अब क्या काम होते हैं इसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे काम मैं आपको यहाँ गिना देता हूँ, हैं, और आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे क्या बोलते हैं, राज्यसभा में जो डिसिप्लिन है उसको बनाए रखना। राज्यसभा का जो सदन होता है ना, जब सेशन चल रहा होता है, तो जो हेड होते हैं ना, हेड उस हाउस के, तो वहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन कराना उनका काम है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों को सदन में बोलने का अधिकार देना, है ना, ये अधिकार देते हैं कि आप बोलो। ठीक है, आप नोट करते जाइए, थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स आप बुलेट पॉइंट बनाते जाइए कि क्या क्या काम करेंगे। तो सभा जो हाउस होता है, सदन होता है, उसमें जो हेड होता है, जो काम करता है, सब करता है। ठीक है, वहाँ पर दूसरा, सदन में पेश किए गए जो बिल होते हैं उस पर बहस भी करवाते हैं, मतलब उस पर विचार विमर्श भी करवाते हैं उपराष्ट्रपति महोदय, मतलब वो सभापति के रूप में। ठीक है, और उस बिल पर ये मतदान भी करवाते हैं। और अगर मतदान करवाया किसी बिल पर और वो हो गया बराबर,
जितने फेवर में उतने उनके अपोजिशन में, तो वो बिल तो टाई हो गया, नहीं, निर्णय ही नहीं हुआ। तो जब किसी बिल पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल पर मत बराबर हो जाए राज्यसभा में, है ना, मत बराबर हो जाए, ठीक है, तब उस स्थिति में जो हेड होता है उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो ऐसी बराबर हो जाए तो इन्हें, मतलब उपराष्ट्रपति को, मतलब सभापति को, चेयरमैन को निर्णायक मत देने का राइट है, निर्णायक मत देने का राइट है, मत देने का अधिकार है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसको कहते हैं कास्टिंग वोट। क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट, निर्णायक मत को। तो कास्टिंग वोट क्यों? तो कास्टिंग वोट वही करता है जो उसका हेड होता है। अब किसी बिल पर मत बराबर हो गए, अगर ये बिल को पास करवाना चाह रहे हैं तो उसके फेवर में दे देंगे वोट, और पास नहीं करवाना चाह रहे हैं तो उसके विपक्ष में अगेंस्ट वोट दे देंगे, तो पास नहीं होगा। तो इनका जो मत है वो निर्णय करा देता है। किस स्थिति में? जब निर्णय बराबर, जब मतलब किसी बिल पर राय बराबर बराबर हो जाए। ओके, तो ये प्रथमता मतदान नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। राज्यसभा में जो सभापति महोदय होते हैं वो प्रथमता मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि वो मेंबर तो है नहीं, तो मतदान नहीं करेंगे। उसके मेंबर नहीं है बच्चों, हेलो ध्यान दीजिएगा। जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ध्यान रखिएगा, लेकिन उसके हेड होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो राज्य व्यवस्था में कौन सा पदाधिकारी है जो उसके हेड होते हैं बट मेंबर नहीं होते हैं? तो यही है उपराष्ट्रपति महोदय। तो ये निर्णायक मत देंगे, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। जब बिल पास हो जाएगा तो राज्यसभा से जब बिल पास होगा तो उसमें ये अपने साइन भी करते हैं उपराष्ट्रपति, यानी जो हेड होते हैं वो अपने साइन करते हैं, और हेड चुकी है तो उस पर साइन कर देते हैं, ठीक है। तो इन्हें निर्णायक मत देने का राइट क्यों है? अगर आपको कथन कारण में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कथन में लिख दें, ध्यान से सुनना, कथन में लिख दिया जाए कि उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, कास्टिंग वोट करने का राइट है। रीजन में लिख दिया जाए ये हेड ऑफ राज्यसभा हैं, तो इसीलिए तो इनको कास्टिंग वोट करने का राइट मिला है ना। तो कथन कारण दोनों सही होंगे और कारण कथन की सही व्याख्या होगी। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे इस पर भी हमारी निगाह होनी चाहिए। तो तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है पढ़ो बाद में, उसके पहले आपको क्या कर रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिमाग में होने चाहिए। कहने का मतलब है कि एक जगह पहले क्वेश्चन आप उसे कलेक्ट कर लीजिए अपने नोटबुक में, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो फिर उस आप टॉपिक में जानते हो क्या खोजोगे कि इसका क्वेश्चन अच्छा ऐसे पूछा गया, अच्छा ये यहाँ पर मिल गया, तब आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होके टॉपिक को समझ पाओगे। तो चाहे आप बुक पढ़ो, चाहे आप लेक्चर अटेंड करो, उसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके नोटबुक में लिखे होने चाहिए, आपकी हैंड राइटिंग में, तब आप तैयारी बहुत स्मार्ट तरीके से कर पाओगे। क्लियर? इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये मंत्र है। तो कार्य समझ में आ गए, ठीक है। अब एक कार्य और करते हैं, कौन? अरे यही उपराष्ट्रपति। कौन सा कार्य करते हैं भाई? तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब हमारे राष्ट्रपति महोदय छुट्टी पे चले जाते हैं तो तुरंत उपराष्ट्रपति एकदम एक्टिव हो जाते हैं। वैसे तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह पड़े रहते हैं और अचानक ये फट पड़ते हैं, ठीक है। और ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेते हैं, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, और ये प्रोविज़न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 65 में है। तो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, मतलब प्रेसिडेंट होंगे नहीं, प्रेसिडेंट की एक्टिंग करेंगे, ठीक है। तो देखो, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य, कब करेंगे? ये आर्टिकल 65 है, यहाँ पर कहीं आर्टिकल लिख दो,
आर्टिकल 65। तो जब भी इनके कार्य की बात की जाए उपराष्ट्रपति के, दो आर्टिकल याद रखना, एक आर्टिकल 65 और एक आर्टिकल 64। ठीक है, तो आर्टिकल 64 में लिखा है कि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, तो ये पद सभापति के रूप में काम करेंगे आर्टिकल 64, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे आर्टिकल 65। ठीक है, तो जब भी उपराष्ट्रपति के कार्य की बात की जाए, कार्य और शक्तियों की, तो तुरंत आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 दो ही आते हैं इसमें। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कब, परिस्थितियां क्या होंगी, परिस्थितियां कि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो कंडीशंस क्या हैं, सिचुएशन क्या है, कंडीशन की जगह पे हम सिचुएशन कह सकते हैं। ठीक है, तो सिचुएशनल ये केस होते हैं, जैसे मान लो राष्ट्रपति महोदय की डेथ हो जाए, आकस्मिक निधन, सडन डेथ, तो तुरंत उपराष्ट्रपति उनकी जगह पर एक्टिंग करने लगेंगे, और ये एक्टिंग कितने दिनों तक करेंगे, 6 महीने तक। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने तक एक्टिंग कर सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि 6 महीने तक ये मैक्सिमम राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। तो डेथ किसकी, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मृत्यु। अब मृत्यु हमेशा आकस्मिक ही होती है। ठीक है, एक स्थिति, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, मतलब राष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, तो तुरंत ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की एक्टिंग करने लगेंगे। ये कहीं घूमने चले जाएं, है ना, अन्य कारणों से रिक्ति, है ना, अदर रीजन से अगर पद वैकेंट होता है, अदर अन्य कारणों से अगर राष्ट्रपति के पद पर रिक्ति होती है, तो ये उपराष्ट्रपति महोदय तुरंत पद संभालेंगे, और मैक्सिमम कितने दिनों तक, 6 मंथ तक। ठीक है, 6 मंथ से ज़्यादा ये एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर, ओके, चलो, तो है ना बच्चों मजे की बात, 6 महीने तक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप देखो, इसका मतलब है कि हर हाल में राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के अंदर कराना होगा, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लियर, ध्यान रखिएगा, ये की बात को ध्यान करिएगा। अब ये हो गया, अन्य कारण कुछ भी हो सकते हैं। अब मजे की बात हम लोग और सीखने वाले हैं इसमें। देखो क्या सीखे भाई, क्या भाई सीखे अब देखो भाई, उपराष्ट्रपति तो एक्टिंग करने लगे राष्ट्रपति की, तो इन्हें एक्टिंग का पैसा मिलेगा ना। अब देखो, कोई जैसे किसी नाटक में एक्टिंग करता है, कोई किसी मूवी में कोई एक्टिंग करता है, तो एक्टिंग का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, तो इन्हें भी एक्टिंग का पैसा मिलेगा। तो अब एक्टिंग जब ये करेंगे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की, तो वेतन भी राष्ट्रपति वाला उठाएंगे ये। ठीक है, तो इस स्थिति में इन्हें वही वेतन, वही सुविधाएं, वही भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति को मिलते थे। तो राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन, भत्ते, सुविधाएं सब मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। वेरी गुड, है ना बच्चों, क्लियर। चलो, ये बात हो गई। कितने दिन तक ये एंजॉय करेंगे इसको, अरे 6 महीने तक एंजॉय करेंगे बस, 6 महीने बाद फिर जाओ वहीं जाओ। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये तो सभापति थे, किसके, राज्यसभा के, और जब राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो क्या सभापति बने रहेंगे, नहीं, उस समय वो सभापति का काम नहीं करेंगे, उस समय सभापति की जगह पर उप सभापति जो होंगे राज्यसभा के, वो काम करने लगेंगे। और ये एक ही साथ 2 काम थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति का पद बहुत जिम्मेदार होता है। तो उस समय ये सभापति के पद पर काम नहीं करेंगे, तो इन्हें सभापति को मिलने वाला वेतन भी नहीं मिलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, जो हम काम ही नहीं कर रहे हैं उसका हमें वेतन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अब ये राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति की एक्टिंग कर रहे हैं, तो उस एक्टिंग का पैसा मिलेगा। अब ये सभापति पे तो है नहीं, तो सभापति वाला वेतन भी इन्हें अब नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा होना भी चाहिए। चलो, अब आगे यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक चीज और है, राष्ट्रपति कहीं चले गए तो उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे, उपराष्ट्रपति कहीं चले गए तब कौन पद संभालेगा, तब संभालेंगे कौन, राष्ट्रपति की जगह पर। तो ये हमने आपको हायरार्की बताई थी, राष्ट्रपति, ये मैंने कैसे लिख दिया,
राष्ट्रपति। इनकी जगह पर एक्टिंग कौन करेगा भाई? कौन करेगा एक्टिंग इनकी? एक्टिंग इनकी करेंगे उपराष्ट्रपति। क्लियर? वेरी गुड। किस आर्टिकल में लिखा है भैया? आर्टिकल 65 में लिखा है। ठीक है। अब ये नहीं रहे तो कौन एक्टिंग करेगा राष्ट्रपति की? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये नहीं तो कौन एक्टिंग करेगा? किसकी एक्टिंग? सब सारी एक्टिंग राष्ट्रपति की होगी यहाँ पे। ठीक है। तो राष्ट्रपति महोदय को हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि कहीं जाए ना। ठीक है। हालांकि चले तो जाते ही। ठीक है। तो कौन एक्टिंग करेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। ये एक्टिंग करेंगे। अब सीनियर मोस्ट जज तो कोई ना कोई तो होगा। एक सीनियर मोस्ट जज अगर मर गया तो दूसरा तो वो सीनियर हो जाएगा, वो करेगा। कोई ना कोई तो होगा। तो राष्ट्रपति का पद इतना इंपॉर्टेंट है कि एक सेकंड के लिए ये खाली नहीं होगा। ठीक है। कोई ना कोई इनकी एक्टिंग करना शुरू करेगा। अब कहेंगे सर ये तो पता था जो आप बता रहे हैं, अब आगे जो बताएंगे वो पता नहीं होगा आपको। ठीक है। तो वो हम क्या बताएंगे कि क्या आर्टिकल 65 में मतलब 65 में तो ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति एक्टिंग करेंगे। क्या CJI एक्टिंग करेंगे? आर्टिकल 65 में ही लिखा है। क्या सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की एक्टिंग करेंगे? क्या ये भी आर्टिकल 65 में लिखा है? जी नहीं। अगर लिखा होता तो हम यहां लिख चुके होते। ठीक है। तो ये प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है नहीं, इस बात को याद रखना। CJI और सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे, ऐसा किसी आर्टिकल में लिखा नहीं है। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। तो फिर इसका प्रोविजन है ही नहीं क्या? हाँ, ये पार्लियामेंट ने प्रोविजन किया है। तो ऐसा संविधान में नहीं लिखा है। इस संदर्भ में संसद ने 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम बनाया। ठीक है। और उस अधिनियम के तहत ये लोग एक्टिंग करेंगे। तो संसद द्वारा राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में ये प्रावधान। ठीक है। तो ये वाला प्रावधान इस अधिनियम में है। तो संसद ने ये प्रोविजन किया, ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। बात समझ में आई? वेरी गुड। क्लियर? तो ये जो प्रेसिडेंट सक्सेशन एक्ट 1969 है उसमें ये प्रोविज़न है। तो ये आप ज़रूर बना लीजिएगा इस ग्राफ को। तो माइंड मैपिंग ज़रूर बनाइएगा, ऐसे करके आप नोट्स बुक में अपने बनाइएगा, नोटबुक में, और फिर ये दिमाग पे छपेगा। ठीक है। चलो, तो इतनी बातें सीख ली हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ और सीख लेनी है हमें। तो अगर इतना सीख लिया है तो इतनी और बात सीख लेते हैं हम लोग। बात अब आपको यहाँ पर सीखनी ये है कि क्या बच गया? हाँ, सीखना ये है क्या अभी तक कितने लोगों ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया है, कितने वाइस प्रेसिडेंट। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब जाकिर हुसैन साहब की डेथ हुई थी तो वीवी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया था। लेकिन वीवी गिरी को आगे लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव, तो उन्होंने दे दिया इस्तीफा। इस्तीफा देना जरूरी नहीं था क्योंकि वो लाभ का पद नहीं, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उनकी जगह पर मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने पद संभाल लिया, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। फिर जब फखरुद्दीन अली अहमद जी राष्ट्रपति थे और उनकी डेथ हो गई पद पर रहते हुए,
तो फिर बीडी जत्ती साहब ने एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम किया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास में। ठीक है, प्रेसिडेंट के इतिहास में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना। एक बात चलते चलते और सीख लेते हैं, और इसी के साथ हमारा राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ा बड़ा हुआ, कोई बात नहीं। देखो एक चीज समझो, जब उपराष्ट्रपति, देखो समझो जल्दी से, उपराष्ट्रपति, अगर हम उपराष्ट्रपति को ब्रैकेट में राज्यसभा का सभापति लिखें तो कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं। राज्यसभा का ये है सभापति, मतलब हेड ऑफ राज्यसभा, और यहां पर हम लिखें राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, उपसभापति। ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पर समझना यह है कि जब उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति को हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया, हटाए जाने का प्रस्ताव लाया गया, कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया गया। कहाँ? राज्यसभा में। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अब राज्यसभा में किसी बिल पर मतदान होता है, राज्यसभा में बिल पर मतदान, और अब यहां पर निर्णायक मत देना पड़े, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। तो अब निर्णायक मत कौन देगा? अब देखिएगा, सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनके हटाए जाने का प्रस्ताव। अब निर्णायक मत कौन देगा? उपसभापति। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था, उपसभापति देंगे। ठीक है, तो ये चलते चलते आपको नोट करना है। तो आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ, बट हमने उपराष्ट्रपति एक ही लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया। ठीक है, चलते चलते एक बात और देख लो, एक बात और देख लो। देखो, हमारे जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इनका जो पद है, ये मॉडल इनका अमेरिका से लिया गया, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का। लेकिन अंतर है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की डेथ हो जाए तो वो सीधे राष्ट्रपति ही बन जाते हैं, वो एक्टिंग नहीं करते हैं। लेकिन भारत में राष्ट्रपति की यदि डेथ हो जाती है तो उपराष्ट्रपति सीधे राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, एक्टिंग करेंगे। ये अंतर है। ठीक है, तो आज के क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से हमने समझा। कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।